विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे हॉब्स के अनुसार सामाजिक समझौते का सिद्धांत। बच्चों, हॉब्स जो है वो एक समझौतावादी विद्वान है और उसने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ लेवियातन में राज्य की उत्पत्ति के समझौतावादी सिद्धांत का प्रतिपादन किया। उसके इस सिद्धांत पर तत्कालीन इंग्लैंड की जो सामाजिक और राजनीतिक स्थिति थी उसका काफ़ी प्रभाव पड़ा और इसीलिए उसका ये निष्कर्ष है कि मनुष्य स्वभाव से एक असामाजिक प्राणी है और जो है असामाजिक प्राणी है और केवल निरंकुश राजतंत्र के द्वारा ही उसके ऊपर नियंत्रण स्थापित किया जा सकता है। हॉब्स का जो सामाजिक समझौते का सिद्धांत है वो राज्य की उत्पत्ति का सिद्धांत है और हॉब्स जो है राज्य की उत्पत्ति के दो तरीके बताता है या दो तरीके से राज्य की उत्पत्ति होती है। एक तो है संस्था द्वारा और दूसरा है अर्जन द्वारा। संस्था द्वारा का मतलब है कि जब विभिन्न व्यक्ति आपस में मिलकर समझौता करते हैं और समझौते के द्वारा जो है राज्य की उत्पत्ति होती है तो इसे वो जो है समझौते संस्था द्वारा राज्य की उत्पत्ति के बताता है। लेकिन जब कोई शक्तिशाली व्यक्ति अपनी शक्ति के बल पर अन्य व्यक्तियों के ऊपर अपना शासन स्थापित कर लेता है और बलपूर्वक उन्हें अपनी आज्ञाएं मानने के लिए जो है विवश करता है, ऐसी स्थिति में जो कमज़ोर लोग हैं, दुर्बल लोग हैं, वो अपनी आत्मरक्षा के लिए ऐसे व्यक्ति की अधीनता को स्वीकार कर लेते हैं या ऐसे व्यक्ति की आज्ञा मानना शुरू कर देते हैं या उसके प्रति अपनी सहमति प्रकट कर देते हैं। तो इस रूप में जब राज्य की स्थापना होती है तो उसे वह अर्जन के द्वारा राज्य की स्थापना मानता है। हॉब्स जो है वो इन दोनों तरीकों में प्रथम तरीका जो कि अर्जन के द्वारा जो कि संस्था के द्वारा राज्य की उत्पत्ति बताता है उस तरीके को मान्यता प्रदान करता है और उसका ये मानना है कि प्रकृति की अवस्था में प्राकृतिक अवस्था बड़ी बहुत कष्टपूर्ण थी, अराजकतापूर्ण थी और ऐसी अवस्था से में पीड़ित जो व्यक्ति थे उन्होंने आपस में समझौता करके एक निरंकुश राज्य की स्थापना की, जिसके द्वारा जो है व्यक्ति को अपनी कष्टपूर्ण प्राकृतिक अवस्था से छुटकारा मिला और समाज में राज्य की स्थापना हुई। अब उसके सामाजिक समझौता सिद्धांत की कुछ विशेषताएं कह सकते हैं, कुछ पढ़ लेते हैं। सबसे पहले तो मानव स्वभाव के संबंध में वो बात करता है कि मनुष्य स्वभाव से असामाजिक प्राणी है और सामाजिक प्राणी है और वो चूँकि आत्मरक्षा की मूल प्रवृत्ति से प्रेरित है, अतः वो स्वार्थी है, अहंकारी है, क्रोधी है, लालची है, शक्ति से प्रेम करने वाला है और संघर्षशील प्राणी संघर्ष की अवस्था में रहता है, हर किसी से संघर्ष या युद्ध की अवस्था में रहता है और आक्रामक है क्योंकि उसे अपनी आत्मरक्षा के कारण जो है भय की स्थिति उसके साथ हमेशा रहती है। इसलिए मनुष्य को उसने जो है असामाजिक प्राणी बताया है। दूसरा है कि अब वो प्राकृतिक अवस्था की बात करता है अपने समझौते में कि प्राकृतिक अवस्था किस प्रकार से, प्राकृतिक अवस्था वो अवस्था होती है जो कि राज्य की उत्पत्ति से पूर्व की अवस्था प्राकृतिक अवस्था कहलाती है। तो उसके अनुसार प्राकृतिक अवस्था अराजकतापूर्ण थी और प्रत्येक व्यक्ति जो है प्राकृतिक अवस्था अराजकतापूर्ण थी और प्राकृतिक अवस्था में व्यक्ति असामाजिक प्राणी है और इसलिए राज्य और समाज जैसी संस्थाओं का अभाव था और मनुष्य स्वभाव से जो है संघर्ष की स्थिति में रहते हैं। आपका ऐसा मानना है कि प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य जो है एकाकी जीवन या अकेले जीवन, घृणा, संघर्ष और जो है पशुत्व की स्थिति में रहता है या पशुत्व की स्थिति से पीड़ित
रहता है। और इस प्रकार प्राकृतिक अवस्था बड़ी कष्टपूर्ण थी, बड़ी संघर्षमय थी, असाध्य और असहनीय अवस्था थी, क्योंकि इस अवस्था में न राज्य था और न ही समाज था। जिसकी लाठी उसकी भैंस का सिद्धांत प्रचलित था। अब वो कहता है कि जो समझौता लोग करते हैं, समझौते के द्वारा राज्य की स्थापना करते हैं, उसके क्या कारण है, समझौता करने के लिए लोग क्यों प्रेरित हुए। तो उसका ये मानना है कि प्राकृतिक अवस्था कष्टपूर्ण और असाध्य अवस्था थी, असहनीय अवस्था थी। तो ऐसी स्थिति से छुटकारा पाने के लिए मनुष्य के अंदर जो विवेक था वो उसे प्रेरणा देता है कि आत्मरक्षा के स्थायी उपाय के रूप में मनुष्यों को जो है एक ऐसी निरंकुश सत्ता की स्थापना करनी चाहिए जो कि जो है उसे आत्मरक्षा प्रदान कर सके, क्योंकि मनुष्य जो है असामाजिक है और संघर्षशील हैं, संघर्ष की स्थिति में रहते हैं, आक्रामक हैं, छली हैं, कपटी है। तो समाज में जो है शांति की स्थापना जो है और समाज में व्यवस्था की स्थापना जो है ऐसी निरंकुश सत्ता के द्वारा ही किया जा सकता है। तो मनुष्य जो है एक निरंकुश सत्ता की स्थापना करके समाज में शांति और व्यवस्था की स्थापना कायम कर सकते हैं। इसलिए जो है समझौता किया गया। अब समझौते की प्रक्रिया क्या है। समझौते की प्रक्रिया में हॉब्स बताता है कि प्रत्येक मानव अन्य मानवों से समझौता मनुष्य आपस में समझौता करते हैं और इसमें प्रत्येक मानव अन्य मानवों से समझौता करता है और कहता है कि मैं अपने ऊपर शासन करने का अधिकार इस व्यक्ति अर्थात राजा या इस व्यक्ति समूह अर्थात शासक वर्ग को सौंपता हूँ, किंतु शर्त यह है कि तुम भी अपने ऊपर शासन करने के इसी अधिकार को इस व्यक्ति या व्यक्ति समूह को सौंप दोगे और मेरी तरह ही इसके प्रत्येक कार्य का समर्थन करोगे। और इस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति जो है प्रकृति की अवस्था में प्राप्त जो उसे स्वशासन के अधिकार थे उन समस्त अधिकारों को जो है उस व्यक्ति या व्यक्ति समूह को एक व्यक्ति को सौंप देते हैं। और इस प्रकार से जो है निरंकुश इस तरीके से जो है एक शासन की स्थापना होती है, या हम कह सकते हैं प्रकृति की अवस्था के अपने स्वशासन के समस्त अधिकारों का त्याग जो है मानवों के द्वारा इस समझौते के द्वारा कर दिया जाता है। अगला है समझौते के द्वारा स्थापित राजनीतिक व्यवस्था। हॉब्स बताता है कि जो समझौता होता है उसके द्वारा जो राज्य या शासन स्थापित होता है, राजनीतिक व्यवस्था की स्थापना होती है, वो किस प्रकार की होती है। तो सबसे पहला उसमें है निरंकुश राजतंत्र की स्थापना। समझौते के द्वारा लोग जो शासन की स्थापना करते हैं उसके द्वारा एक निरंकुश शासन की स्थापना होती है, निरंकुश राजतंत्र की स्थापना होती है, और जिसके ऊपर किसी प्रकार का कोई बंधन, अंकुश या मर्यादा नहीं है। क्यों? क्योंकि हॉब्स के अनुसार राजा का पद जो है, राजपद जो है वो समझौते का परिणाम है, उसका अंग नहीं है, समझौते का कोई अंश नहीं है, अंग नहीं है। इसलिए समझौते की जो भी शर्तें हैं वो राजा के ऊपर लागू नहीं होती हैं। समझौता व्यक्तियों ने आपस में किया है। समझौते के दो पक्ष, समझौते के जो पक्षकार है उसमें राजा शामिल नहीं है। समझौता व्यक्ति और व्यक्तियों के बीच आपस में होता है, तो इसलिए राजा जो है वो समझौते का अंग नहीं है बल्कि समझौते का परिणाम है। इसलिए उसके ऊपर समझौते के कोई भी बंधन लागू नहीं होता है। इसलिए राजा कैसा है? निरंकुश है। दूसरा है कानूनी प्रभुसत्ता की स्थापना। हॉब्स ने जो है संप्रभुता को हॉब्स ने जो है संप्रभुता को सर्वोच्च और अदेय माना है। राजा के आदेश ही कानून है और कोई भी व्यक्ति जो है उनका उल्लंघन नहीं कर सकता है। व्यक्ति को वही अधिकार, प्रत्येक व्यक्ति को वही अधिकार प्राप्त हैं जो कि राज्य के द्वारा उसे सौंपे गए हैं। और इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि वो जो है कानूनी संप्रभुता के कानूनी सिद्धांत को स्वीकार करता है। समाज, राज्य एवं शासन में अंतर नहीं। हॉब्स जो है वो समाज, राज्य और शासन इन तीनों संस्थाओं में कोई अंतर नहीं मानता है। उसका मानना है या उसके अनुसार जो है समझौते के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से
शासन की स्थापना होती है और उसके बाद जो है इस समझौते के द्वारा ही अपने आप राज्य और समाज जैसी संस्थाओं की स्थापना हो जाती है। और इस प्रकार से जो है राज्य समाज उत्पन्न हो जाते हैं। और राज्य शासन के विरोध का मतलब है राज्य और समाज का विरोध, और इसीलिए वो किसी व्यक्ति को जो है समझौते के विरोध का अधिकार नहीं देता है, क्योंकि उसका मतलब होता है राज्य और समाज का भी अंत हो जाना। इसके बाद है समझौता स्थायी है। हॉब्स का समझौता जो है वो स्थायी है, उसका कोई भी उल्लंघन नहीं कर सकता है, कोई भी व्यक्ति के उसका उल्लंघन करने का अधिकार नहीं है। यदि कोई भी व्यक्ति उसका उल्लंघन करता है तो इसका मतलब है कि वो जो है पुनः प्रकृति की कष्टकारी और भयपूर्ण अराजक अवस्था की स्थापना करना चाहता है, और इसके साथ ही साथ जो है वो अपने आत्मरक्षा के अधिकार के साथ साथ अन्य व्यक्तियों के भी आत्मरक्षा के अधिकार को संकट में डाल देता है। इसलिए जो है उसका ऐसा मानना है कि यदि कोई व्यक्ति ऐसा करता है, किसी व्यक्ति को समझौते का उल्लंघन करने का अधिकार नहीं है और यदि कोई करता है तो शासक के द्वारा ऐसे व्यक्ति को मृत्युदंड की सजा दी जानी चाहिए। अगला है समग्रतावादी एवं व्यक्तिवादी राज्य व्यवस्था। हॉब्स जो है समझौते के द्वारा समग्रतावादी और एक साथ ही समग्रतावादी और व्यक्तिवादी राज्य व्यवस्था की स्थापना करता है। यद्यपि ये दोनों व्यवस्थाएं जो हैं एक दूसरे की विरोधी व्यवस्थाएं हैं, लेकिन उसके इस समझौते में के द्वारा दोनों व्यवस्थाओं की स्थापना दिखाई देती है। जब समझौते के द्वारा एक निरंकुश राज्य की स्थापना होती है, जिसमें जो संप्रभुता है, या शासक के पास जो संप्रभुता है वो कैसी है, सर्वोच्च है, निरंकुश है, अदेय है, अविभाज्य है, और ऐसी संप्रभुता को शासक धारण करता है। और ऐसी स्थिति में जो है वो कहता है कि संप्रभु के आदेश ही कानून है, और एक व्यक्ति नहीं बल्कि संपूर्ण जनता भी मिलकर संप्रभु के आदेशों का उल्लंघन नहीं कर सकती है या संप्रभु के आदेशों की अवमानना नहीं कर सकती। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि एक निरंकुशतावादी या समग्रतावादी राज्य व्यवस्था की स्थापना होती है, लेकिन साथ ही साथ उसके दर्शन में हमें व्यक्तिवादी विचारधारा के भी दर्शन या व्यक्तिवादी समाज राज्य व्यवस्था के भी दर्शन होते हैं, जबकि वह मानता है कि राज्य जो है वो एक कृत्रिम संस्था है। राज्य एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा व्यक्ति अपनी प्राकृतिक अवस्था कष्टपूर्ण और जो दुखदायी प्राकृतिक अवस्था है उससे मुक्ति प्राप्त करता है और आत्मरक्षा करता है। और साथ ही साथ आत्मरक्षा के लिए हॉब्स जो है व्यक्ति को शासन का विरोध करने का भी या राजसत्ता का विरोध करने का भी अधिकार देता है, क्योंकि आत्मरक्षा के लिए ही लोगों ने समझौते के द्वारा राज्य की स्थापना की है। तो इसीलिए हॉब्स कहता है कि संप्रभु के प्रति नागरिकों की भक्ति जो है तब तक है और केवल उस सीमा तक है जब तक कि वो शक्ति के द्वारा लोगों को सुरक्षा प्रदान करने में समर्थ है। यदि राजा जो है या शासक लोगों को सुरक्षा प्रदान करने में असमर्थ हो जाता है तो ऐसी स्थिति में लोगों के द्वारा राज्य का या शासन का विरोध या शासक का विरोध किया जा सकता है। इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर व्यक्ति को आत्मरक्षा का अधिकार प्रदान करता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि व्यक्तिवादी विचारधारा का समर्थन करता है।